Hello students, welcome to Arihant. Let's begin our today's topic. Chapter number 7, The Interview. Okay, written by Christopher Sylvester. Theme of the chapter है क्या, पहले उसको डिस्कस कर लें. इंटरव्यू का सीधा सा मतलब जो कि आपको भी समझ में आता है, सब जानते ही हैं, साक्षात्कार. किसी के साथ बातचीत करके उसके हर तरह के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करना, जिसमें उसकी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं और जिस भी कार्य के संबंध में वो व्यक्ति फेमस है या कुछ कर रहा है तो उससे संबंधित. द इंटरव्यू इज एन एक्सेप्ट, एक अध्याय छोटा सा लिया है जो कि ऑथर की एक बुक है, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से ये लिया गया है. ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है किस पर? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज इन दीज डेज. आज की तारीख में इंटरव्यूज के क्या इंपॉर्टेंस है ये उस चीज को बताता है. जैसे कि हर एक चीज की तरह इंटरव्यू हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, उसी तरह से इंटरव्यू के साथ भी ऐसा ही है. ऑन वन हैंड, एक तरफ तो सेलिब्रिटीज एंड फेल्ट दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ देयर पर्सनल लाइव्स इन पब्लिक, वाइल ऑन द अदर हैंड सम पीपल टैग इट एज इन्फ्लुएंशियल एंड सोर्स ऑफ ट्रुथ. एक तरफ तो मानते हैं कि ना, एक तरह से कि ना, लोगों की तरफ से, सेलिब्रिटीज की तरफ से अगर माना जाए तो ये वो ऐसा महसूस करते हैं कि दिस इज द ब्रीच ऑफ, उल्लंघन है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर दूसरों के द्वारा झांकने का. यानी आप दूसरों की लाइफ के अंदर पर्सनली कुरेद कुरेद के सवाल पूछ पूछ के आप उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनके तथ्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक तरह से उनकी लाइफ के अंदर ताका झाकी है. आप उस एक सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं. और दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ना, सम पीपल टैग इज इन्फ्लुएंशियल एंड सोर्स ऑफ ट्रुथ, मानते हैं कि ये प्रभावशाली चीज है और इसके जरिए सत्य पता लगाया जा सकता है, सत्य का सोर्स है. हमारे इस चैप्टर के अंदर ऑथर एक्सप्रेस करता है अपने विचार इन इंटरव्यूज के बारे में, जैसा कि इंटरव्यू को वो कम्युनिकेशन की कैटेगरी में मानता है कि ये एक आपस के बीच का एक कम्युनिकेट करने का, यानी कि एक दूसरे से वार्तालाप करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है. द चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ये चैप्टर जो है ये दो भागों में बटा हुआ है. पहले में इंटरव्यूज के बारे में बताया गया है और दूसरे के अंदर एक इंटरव्यू लिया गया है राइटर की तरफ से और उस इंटरव्यू में वो किस तरह से पूछताछ करता है, ये सब बातें बताई गई है. लेट्स बिगिन विद द व्यूज ऑफ एमिनिएंट पीपल, जहां पर एक जाने माने व्यक्तियों के द्वारा कमेंडेबल एंड कंडेम्नटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू. एक तरफ तो उसकी आलोचनात्मक रूप से बताया गया है कि किस तरह से उसकी आलोचना की जा रही है, इंटरव्यू एक बहुत गलत चीज है. और द लेटर पार्ट और बाद वाले हिस्से के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिप्रोड्यूसेस एन एक्चुअल इंटरव्यू, की एक रियल इंटरव्यू वहां पर हमारे सामने रखा गया है बुक के अंदर. सेलिब्रिटी या राइटर जो है वो अम्बर्टो इको है, हु इज बीइंग इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से है, और वह जाकर उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं. कुछ आलोचनाएं, कुछ तसल्ली, कुछ बढ़ाई, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर आपको सीधा सीधा एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सॉरी देखने को नहीं, पढ़ने को मिलेगा. अम्बर्टो इको के साथ बातचीत है मुकुंद पद्मनाभन, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है किससे? द हिंदू से. सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, लगभग 130 साल पहले जब इसकी खोज हो चुकी थी, माना जाता है लगभग, अगर रिसर्च करी जाए तो रिसर्च के बाद ये जो आकलन किया जाता है तो उससे अंदाजा है कि लगभग 130 साल पहले इस चीज की खोज हो चुकी है. किसकी? इंटरव्यू की. इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस, आज की तारीख में एक बहुत ही साधारण सा स्थान रखता है लोगों के बीच में. हर कोई जानता है जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म पत्रकारिता के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्लेस है इंटरव्यू का. सबको यही सिखाया जाता है और सब लोग इंटरव्यू लेना जानते भी हैं, समझते भी हैं. और आज की तारीख में लगभग हर कोई, जो कोई भी पढ़ा लिखा है, समझदार है थोड़ा सा भी, उसने कहीं ना कहीं इंटरव्यू पढ़ रखा है या सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, या अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में, जहां पर उसने दूसरों फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स. पढ़ रखा है, देख रखा है. और या तो आपको ये भी पता होगा कि इतने समय के दौरान, मतलब सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, यानी कि कई हजार जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो इंटरव्यू में गुजर चुकी हैं, यानी कि इंटरव्यू के इस प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है. कई उन्होंने रिपीटेडली बार बार इस चीज को दोहराया है.
सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, और इसीलिए बड़े हैरान कर देने वाली आश्चर्यजनक बातें हैं कि ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स। तो इंटरव्यू के बारे में आपकी विचार, आपकी राय, ओपिनियन क्या है, ये बड़ी सरप्राइजिंग है। इसके फंक्शन कैसे कार्य करता है, इसके मेथड क्या है, और इसकी मेरिट्स यानी कि विशेषता क्या है, वेरी कंसीडरेबली। अब ये वेरी हो सकती हैं, डिफर हो सकती हैं अलग अलग लोगों के सोच के हिसाब से, अलग अलग तरीकों के हिसाब से, और अलग अलग तरह से लोगों ने जिस तरह से चीजों को देखा है उस हिसाब से। शायद कुछ कहें क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग, और कुछ इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं और इसके बारे में बात करें और दावा करें कि इस बीइंग, इसके अस्तित्व के बारे में, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, और कहें कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे टॉप लेवल की एक सोर्स है हमारे पास सत्य जानने का। और इन इट्स प्रैक्टिस, और अगर हम प्रैक्टिस में देखें यानी कि एक्चुअली में और व्यवहारिक रूप से देखें तो ये एक कला के रूप में हमारे सामने है। भाई जो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल करता है, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से, तो उस दौरान सवालों का स्तर प्लस सवालों के जरिए क्या चीज निकल कर आएगी, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या ये सब देश की जनता के लायक की बात है, यानी कि उनके जानने लायक है। हर एक चीज को बिल्कुल नाप तोल कर, बिल्कुल सोच समझ कर रखा जाता है। तो सवाल भी इतने अच्छे लेवल के होने चाहिए जिसमें कि कुछ ना कुछ आपको लगे कि रेलेवेंस है वो। नेक्स्ट, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज है ना हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, और कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो कि अपने आप को इसका विक्टिम मानती हैं कि भाई हम इसका शिकार हुए हैं। किसका? इंटरव्यू की प्रक्रिया का। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, नफरत भरे स्वर के अंदर वो इस प्रक्रिया के लिए कहते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन, कि वो कहते हैं कि ये अनवारंटेड यानी कि अनचाहे रूप से एक तरह से इंट्रूजन है हमारी लाइफ के अंदर, दखलंदाजी है दूसरे लोगों की जो हमारी जिंदगी में झांक रहे हैं, पूछ पूछ कर, पता लगा लगा कर। तो वो एक तरह से हमारी जिंदगी के अंदर अनुचित रूप से उनकी दखलंदाजी है उनके जीवन में, और महसूस करते हैं कि समहाउ कहीं ना कहीं ये उनके महत्व को डिमिनिश करते हैं यानी कि कम करते हैं। जस्ट एज सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि ना उस प्राचीन आदिवासी कालीन उस कल्चर के अंदर था, आदिकालीन कल्चर में था, ऐसा वो माना करते थे कि अगर कोई उनका फोटो खींच ले कैमरे से तो वो मानते थे कि शायद somebody then one is stealing that person's soul, और उसका फोटो खींचकर अगर आप उसे एज इट इज फोटो यहाँ दिखा दो तो उसे ऐसा महसूस होता था कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी सोल, अंतरात्मा को चुरा लिया है, ऐसा उस समय माना जाता था। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. V.S. Naipaul जो है एक राइटर है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये ना वुंडेड हुए, वो घायल हुए, उनको आघात पहुंचा है। किसके द्वारा? साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा। और उनका कहना है कि हमने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया है। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता, वॉज सेड, उनका कहना था कि हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उनके ऊपर इंटरव्यू लेने वाले का एक हॉरर, एक आतंक सा मेरे ऊपर था, ऐसा उनका कहना है। एंड ही नेवर कंसंटेड, और आज तक उन्होंने, और उसका कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अनुमति नहीं दी, कंसंटेशन नहीं दिया, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड इन विच मेड हिम थस रिपेल would be acquaintances, interviewers and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in the silencing all such people with much satisfaction and amusement. और यही उनका डर था। डर उनका ये था कि बाद में हमको क्या कर दिया जाएगा? लायोनाइज्ड कर दिया जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर हमारे महत्व को बताया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? and thus repel would, है ना, और उसके बाद वुड बी एक्वेंटेंसेस, और जितने भी हमारे परिचित हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारी जिनसे पहचान है, इंटरव्यूअर्स हैं,
द परसिस्टेंट पिटिशनर, तो क्या होगा कि बाद में फिर जो अड़ियल स्वभाव वाले परसिस्टेंट पिटिशनर यानी कि जो आवेदक के रूप में किसी तरह का ऑटोग्राफ मांगने के लिए, मिलने के लिए लाइन लग जाएगी, और वो बाद में ना बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोलेंगे, कहानियों को, अपनी सफलता की, भाई हमने ऐसे व्यक्ति का सा इंटरव्यू लिया, ठीक। इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, और इस तरह के लोगों को सबको मुंह बंद कराते हुए, चुप कराते हुए, विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, यानी पूरे संतुष्टि के साथ और अम्यूजमेंट, मनोरंजन के साथ। तो कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत बड़ा आघात देती है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जीवन का कोई हिस्सा ही हमसे छीन लिया गया है, और वो कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर ना इतना बड़ा चढ़ा के लोगों को बता दिया जाता है कि उसके बाद है ना ढेर सारे लोग हमसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए इस तरह की भीड़ लग जाती है, हम चारों तरफ घिर जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व पता नहीं क्यों खतरे में पड़ जाता है, और बाद में वही लोग जिन्होंने ऑटोग्राफ लिया या जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो बढ़ा चढ़ा के दूसरी तरफ लोगों को अपने सक्सेस की कहानियां बताते हैं, और इस तरह से वो साइलेंसिंग सच पीपल। तो बेहतर यह है कि ना दिया जाए, ऐसा मानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम्नटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग तो और भी ज्यादा कंडेम्नटरी एटीट्यूड यूज करते हैं, यानी कि आलोचनात्मक, निंदात्मक रूप से कहते हैं इंटरव्यूअर के लिए, कि उनकी पत्नी कैरोलाइन कहती हैं कि लिख के बताती हैं अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 के केस में कि दैट उनका दिन पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया 2 रिपोर्टर्स के द्वारा जो बोस्टन से आए थे। कहा, कहती हैं कि हस्बैंड एज सेइंग, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को कहते हुए बताया टू द रिपोर्टर्स की तरफ से कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं क्यों मना करता हूं, उनको मना करता हूं, रिफ्यूज करता हूं, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, इट इज अ क्राइम, और उनके हिसाब से ये क्या है, एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम, बिल्कुल उसी तरह का अपराध, और एक अगेंस्ट माय पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया व्यक्तिगत रूप से एक अपराध है, उस श्रेणी में वो इसको रखते हैं। कहते हैं कि एज एन असॉल्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर आपने कोई असॉल्ट किया हो, हमला किया हो, अटैक किया हो, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स एन अ पनिशमेंट, और उसी श्रेणी की मेरिट उसको, उसी श्रेणी की उसको पनिशमेंट भी निर्धारित की जानी चाहिए। इट इज कावर्डली एंड वाइल नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, और उनका मानना है कि ये बिल्कुल कायरतापूर्ण की गई हरकत है, और इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी सम्मानीय व्यक्ति जो होगा वो इसके लिए कभी ना तो कहेगा और ना ही कभी परमिशन देगा, और इससे कम पर तो वो राजी भी नहीं होगा, ना बोलेगा, यानी इंटरव्यू नहीं देगा। तो ये लगभग अभी तक जितने भी लोगों की बातचीत हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बताई जा रही है, ये सब के सब है ना कंडेम्नटरी एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, सबने निंदात्मक और आलोचनात्मक रवैया ही अपनाया है इंटरव्यू देने के प्रति। अब रुडयार्ड किपलिंग ने मना तो किया कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन किपलिंग हैड हिमसेल्फ, है ना, परपिट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, और वो स्वयं इस तरह का अपराध कर रहे हैं मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेकर। केवल कुछ सालों के पहले की बात थी। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। H.G. Wells जो हैं, जिन्होंने एक बहुत फेमस नॉवल भी लिखा है एन इनविजिबल मैन, उनका कहना यह है कि 1894 के एक इंटरव्यू के दौरान वो रेफरेंस में बताते हैं इंटरव्यूइंग ऑर्डील, कि ये इंटरव्यू की जो पूरी प्रक्रिया है ये एक ऑर्डील की तरह है, यानी कि कितनी बड़ी कठिन परीक्षा ही है जिसमें से हम गुजरते हैं। बट was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। और खुद 40 साल के बाद और आने वाले समय के बाद किसी दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। मिस्टर किपलिंग भी मना कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, कह रहे हैं कि ये इस तरह से ना दूसरों को महत्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, और दूसरों को आप ना मतलब आघात कहते हैं, एक तरह से उनके ऊपर ही क्या है, हमला है ना, अपराध है। इस तरह की अलग अलग श्रेणियां उन्होंने डिसाइड करी हैं, और खुद किपलिंग दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह के अपराध को करने में बड़ा अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं क्या? और दूसरी तरफ ये H.G. वेल्स कह रहे हैं कि भाई ये एक इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है जिसमें से हम लोग गुजरे हैं, और खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहे हैं, दूसरों को उस तरह की परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साउल बेलो who has consented to be interviewed on several occasions, जिन्होंने की अनुमति दे दी इंटरव्यू देने के लिए,
ये है वो राइटर जिन्होंने कि अपनी अनुमति दे दी कई बार इंटरव्यू देने के लिए। नेवरथलेस, फिर भी वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज है ना एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स, कई बार उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार एक कह ही दिया आलोचनात्मक रूप से कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि है ना किसी ने थंब प्रिंट आपके विंड पाइप पे लगा दिया है, यानी कि किसी ने आप हाथों से आपकी श्वसन क्रिया को स्टॉप किया, यानी कि एक तरह से आपका दम घोटा जा रहा है, आपका गला घोटा जा रहा है। तो ये वो प्रक्रिया ऐसी थी बिल्कुल। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, तो भी है ना इतने सारे कमियों के बावजूद इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिर भी आज की तारीख में ये सर्वश्रेष्ठ सुप्रीमली सर्विसेबल यानी कि सेवा देने लायक है ना वार्तालाप का आपसी माध्यम है जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दीज डेज इन दिनों में मोर था, दीज डेज इन दिनों में मोर देन एट एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड, और वर्तमान समय में तो अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू नहीं देता तो ये समझ लीजिए कि शायद वो कुछ काम ही नहीं करता होगा। आज की तारीख में तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता इंटरव्यू देने से। और आज की तारीख में मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी भी अन्य समय की तुलना में सबसे ज्यादा विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पररीज आर थ्रू इंटरव्यूज। जितने भी कंटेम्पररी राइटर्स हैं, समकालीन जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं, सब के सब इंटरव्यू के दौर से गुजर चुके हैं। डेनिस ब्रैन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। और इतना बढ़िया कहा है उन्होंने ये कि लगभग हर एक चीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट, उस पल, रीचेस अस, हम तक पहुंचती है उस एक आदमी के द्वारा पूछे जा रहे क्वेश्चंस की वजह से। वो जो पूछ रहा है उसके जरिए हमें काफी कुछ पता चलता है उस व्यक्ति की तरफ से। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, और इसी की वजह से जो इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट है वो एक ऐसी पोजीशन रखता है, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व स्थान रखता है और पावर रखता है और प्रभाव रखता है दूसरों के ऊपर, इंटरव्यू लेने वाला। आई एम प्रोफेसर हु राइट्स इन नॉवेल्स ऑफ संडेज अम्बर्टो इको। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट इन फॉर्म एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अब वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया किसका, इंटरव्यू का, है ना। अब बात आती है सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके हमको पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में थीम के अंदर, कि सेकंड पार्ट है इस अम्बर्टो इको के इंटरव्यू का। ठीक है, अम्बर्टो इको के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। अम्बर्टो इको अपने बारे में एक लाइन लिखते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूं जो कि नॉवल लिखता है केवल कब, संडेज को। ठीक, अब ये फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिया गया जो हिस्सा है हमारे पास, टुकड़ा है जो चैप्टर का, ये एक ऐसा इंटरव्यू है अम्बर्टो इको के साथ हुआ था। इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं। अम्बर्टो इको जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना इन इटली, हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, जो कि एक वैसी बहुत प्रभावशाली रेपुटेशन यानी कि इमेज प्राप्त कर चुके हैं लाइफ में, एक स्कॉलर यानी कि विद्वान के रूप में। अपने आइडियाज और अपने सीमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस यानी कि लाक्षणिक विज्ञान का लाक्षणिक विज्ञान, सांकेतिक, सीमियोटिक्स, लाक्षणिक विज्ञान पर जो स्टडी की उन्होंने, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस और साहित्यिक इंटरप्रिटेशंस, है ना, यानी कि व्याख्याओं पर, एंड मेडाइवल एस्थेटिक्स और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इसके पहले कि उन्होंने फिक्शन लिखना शुरू करा, उसके पहले वो ये सारी चीजें प्राप्त कर चुके थे। लिटरेरी फिक्शन यानी कि साहित्यिक काल्पनिक कार्य, एकेडमिक टेक्स्ट यानी कि शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें जो कि बुक्स वगैरह, एसेज, निबंध, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यानी कि जितने भी न्यूज़पेपर से संबंधित, न्यूज़पेपर में छपने वाले बच्चों के लिए कुछ आर्टिकल्स हो या कुछ दूसरी चीजें, ये सब लिखी हुई उनकी। स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, अब स्टैगरिंगली यानी कि चौंकाने वाले तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने लिखी हैं और बहुत वाइड वैरायटी में। 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, उन्होंने सुपरस्टारडम का एक दर्जा, उसके इक्वलिटी का प्राप्त कर लिया था।
इतने ज्यादा फेमस हुए थे किस वजह से? जब उनकी एक किताब है ना थी द नेम ऑफ द रोज, जो ये पब्लिश हुई थी और जिसकी लगभग 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs और टोटल 10 lakhs कॉपीज बिकी थी। ठीक है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर आसपास कॉपीज बिकी थी। तो उन्होंने अपने इस इंटेलेक्चुअल लाइन के अंदर यानी कि लिटरेचर लिखने वालों की लाइन में उन्होंने सुपर स्टारडम का दर्जा प्राप्त किया था, जो कि राइटिंग करते थे, नॉवेल्स वगैरह लिखते थे। मुकुंद द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। अब मुकुंद फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक जो है मिस्टर डेविड लॉज वो ऐसा मानते हैं, है ना। उन्होंने कहा था एक बार कि मैं समझ नहीं सकता कि कैसे एक आदमी एक ही बार में इतने सारे काम कर सकता है, कि वो बच्चों के लिए भी लिख ले, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिख ले, नॉवेल्स भी लिख ले, फिक्शन भी लिख ले, एकेडमिक स्कॉलर भी कहला ले अपने आप को, उसके अलावा प्रोफेसर भी कहला ले। हाउ कैन इट पॉसिबल, संभव कैसे है कि एक आदमी एक ही बार में इतने सारे काम करता हो। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन, हो सकता है कि शायद मेरी हरकतों से ऐसा कुछ इम्प्रेशन आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, लेकिन अगर अंत में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैं हमेशा से एक ही काम कर रहा हूं, विच इज मुकुंद पद्मनाभन पूछते हैं कौन सा? अम्बर्टो इको, आहा नाउ दैट्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अरे यार ये तो कहना बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम। मेरे कुछ है ना दार्शनिक रुचियां हैं और उनको मैं प्राप्त करने की कोशिश करता रहता हूँ, है ना, थ्रू माई एकेडमिक वर्क। अब उसके लिए मेरे अब कहाँ से सेटिस्फेक्शन लेता हूँ? अपने एकेडमिक वर्क से, शिक्षा से संबंधित कार्य करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र के, एंड माई नॉवेल्स, और अपने नॉवेल्स के जरिए मैं इस चीज़ों को सेटिस्फाइड करता हूँ। इवन माई किताबें, जितनी मेरी बुक्स हैं जो कि बच्चों के लिए हैं, वो अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो हमेशा सारी की सारी अहिंसा और शांति के ऊपर ही हैं, इसके अलावा नहीं लिखी कुछ भी मैंने। आप देखेंगे द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, ये सारा का सारा जो बंच है, एक सब मिला के अगर देखा जाए तो ये एथिकल यानी कि नैतिकता का, फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिकता का, और इंटरेस्ट यानी कि नैतिक और दार्शनिक रुचियों का एक पूरा मिक्स है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और उसके अलावा मेरे पास एक रहस्य भी है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अगर इस पूरी यूनिवर्स में से जितना भी ना एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें, हटा दें, सिर्फ भरा हुआ स्थान ही आप काउंट करें, और साथ साथ है ना हम लोग एलिमिनेट कर दें एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स में से भी, तो ये यूनिवर्स जो है ना वो कितनी बड़ी बन जाएगी? यूनिवर्स बिल्कुल उतनी बड़ी होगी जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी, फिस्ट, इतनी बड़ी रह जाएगी बस। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, इसी तरह से हमारे पास भी बहुत सारे खाली स्थान है हमारी लाइफ के अंदर। आई कॉल देम इंटरस्टेटिक्स, और मैं उन्हें अंतराल कहता हूं, इंटरस्टिक्स। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि आप मेरे घर पर आ रहे हो, आप एलिवेटर में हो, लिफ्ट में हो, ठीक है ना, और जब तक आप ऊपर आ रहे हो 3rd फ्लोर पर, मैं आपका इंतजार करता हूं, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, जिस पर भी है, और यही एक इंटरस्टिक्स है, यही वो अंतराल है। अब ये एक एम्प्टी स्पेस है, मैं इन एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूं, मैं इन खाली समय में काम करता हूं, जिस दौरान मैं आपका वेट कर रहा हूं, एलिवेटर में आप आ रहे हैं ऊपर, फ्रॉम द 1st टू द 3rd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूं। और इस बात को कहते कहते मजाक में हंसने लगते हैं। कौन? अम्बर्टो इको। मुकुंद क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ, कोई भी, हर कोई, ना तो हर कोई आपके जैसा कुछ कर सकता है, कैन डू दैट ऑफ कोर्स। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क, आपका नॉन फिक्शनल यानी कि गैर कथा साहित्य, और स्कॉलरली यानी कि विद्वतापूर्ण वर्क जो है, ये वाला, ये
और ये दोनों के दोनों हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। दोनों के दोनों प्लेफुल यानी कि विनोदशील है, मजाक से संबंधित, लहजे से संबंधित, और पर्सनल क्वालिटी, और उसमें कुछ एक व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, भरी हुई हैं। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और ये बिल्कुल एक स्पष्ट डिपार्चर था यानी कि पलायन था एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से, जिस पर लोग अक्सर लिखा करते थे रेगुलर एकेडमिक स्टाइल पे, विच इज इनवेरिएबली depersonalized and often dry and boring। और वो जो रेगुलर स्टाइल थी एकेडमिक की लिखने की, वो कैसी थी? इनवेरिएबली यानी कि बिना किसी अपवाद के, बिना किसी किसके अपवाद के, डीपर्सनलाइज्ड, ठीक है ना, यानी कि अव्यक्तिगत बनाती हुई, एंड ऑफन ड्राई और बोरिंग, और जो भी कंटेंट हमारे सामने आता था वो लगभग पूरी तरह से बोरिंग होता था। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? क्या आपने जानबूझकर एक इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई थी? और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? या ये कुछ ऐसा था जो कि नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ गई, जिसको आपने यूज करा लिखने के लिए? अम्बर्टो इको, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट, कि जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, यानी कि शोध पत्र के अंदर जो भी मैंने लिखा था, ठीक है ना, अपने डॉक्टर की उपाधि से संबंधित जो भी शोध निबंध मैंने लिखा था, डॉक्टरल डिसर्टेशन, वो मैंने इटली के अंदर जो लिखा था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, वहां प्रोफेसर ने कहा था कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट। स्कॉलर जो है किसी एक निश्चित सब्जेक्ट पर बहुत कुछ लर्न करते हैं, पहले तो सीखते हैं, ठीक है ना, एंड देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और उसके बाद फिर झूठी परिकल्पनाएं करते हैं अपनी तरफ से, उनके रिजल्ट देते हैं सही करके, और एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और अंत में फिर वो निष्कर्ष निकाल के दे देते हैं। और आपने ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल अपोजिट, आपने क्या काम किया कि आपने ना अपनी रिसर्च की स्टोरी है ना उस डॉक्टोरल डिसर्टेशन में बताई है। आपने जो शोध निबंध लिख के दिया है ना, उसके अंदर आपने इसकी है ना पूरी रिसर्च जो आपने करी है वो पूरा आपने एक निबंध के रूप में लिख के बताइए कि आपने कैसे कैसे ये सारे काम किए, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल एंड एरर्स, यहाँ तक कि है ना ट्रायल और एरर्स, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी कौन सा त्रुटियों वाला काम, यानी कि परीक्षण और त्रुटियों वाला काम भी आपने यहाँ बताया है। और उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरे उस डॉक्टोरल डिसर्टेशन को, यानी वो जो मेरा शोध पत्र था, जो निबंध था, उसको उन्होंने उसी समय पब्लिश कराने की सोच ली है किताब के रूप में, which meant he appreciated it, जिसका मतलब सीधा सीधा ये था कि उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, मेरे काम की तारीफ की, प्रशंसा की, सराहना की। At that point, at the age of 22, I understood, और उस बिंदु पर 22 साल की उम्र में मुझे ये समझ में आया कि स्कॉलरली बुक्स ना शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि स्कॉलरली यानी कि विद्वता से पूर्ण किताबें, यानी कि जिन चीजों के अंदर हमें अपनी विद्वता दिखानी है, वो किताबें बिल्कुल उसी प्रकार से लिखी जानी चाहिए जिस प्रकार से मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया है, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, जिसमें हमने रिसर्च की कहानी बताई है। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट्स, इसीलिए मेरे एसेज में हमेशा वर्णनात्मक पहलू ज्यादा होते हैं, वर्णन करते हुए, किसी चीज को कहानी नुमा तरीके से आगे बताते हुए। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और शायद इसीलिए, प्रोबेबली, संभवतः वजह यही है कि मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी नैरेटिव्स की, यानी कि वर्णनात्मक रूप से चीजों को लिखना, जिसको हम नॉवेल्स में शामिल करते हैं। सो लेट, बहुत लेट लिखना शुरू करा था, एट द एज ऑफ 50। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस, जो कि हमेशा इस बात पर है ना फ्रस्ट्रेट रहते थे, कुंठाग्रस्त रहते थे कि दैट ही वाज एन एसेइस्ट, कि उनको हमेशा एसेइस्ट के रूप में क्यों काउंट किया जाता है, बल्कि एक नॉवेलिस्ट के रूप में काउंट क्यों नहीं किया जाता। एंड ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, और
और वो चाहते थे कि किसी दिन या अन्य दिन मैं एक कुछ रचनात्मक कार्य करूं, क्रिएटिव राइटिंग करूं, बट ही डाइड, लेकिन ना उनका निधन हो गया बिफोर इसके पहले कुछ कर पाते। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि इस तरह के काम की मेरे को इसके अंदर इस तरह की कभी कोई फ्रस्ट्रेशन रही हो। तो अम्बर्टो को कहते हैं कि मेरे अंदर इस तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि भाई मैं ये क्यों नहीं कहते, मेरे को ये क्यों कहते हो, मुझे ऐसा कंसीडर करना चाहिए, मेरी ये आइडेंटिटी बनानी चाहिए, नहीं, वो कुछ नहीं कहते। आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लेखन शुरू करा नॉवल का बाय एक्सीडेंट। और वो कहते हैं कि मतलब एक बाय एक्सीडेंटली, यानी कि संयोग से ये काम शुरू हो गया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और ये चीज बहुत अच्छी रही कि नॉवेल्स ने मेरे नैरेटिव टेस्ट को है ना शायद सेटिस्फाइड किया, यानी कि मैं जो विस्तार से चीजों को बड़ा बड़ा के लिखना चाहता था, उस टेस्ट को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से मिला और मेरा काम आसान हुआ। मुकुंद टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, मुकुंद कहते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स कि नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू, जैसा कि आप एक बहुत फेमस एकेडमिक है, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of the name of the rose, आप बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से फेमस हो गए थे उस नॉवल के पब्लिश होने पर। कौन सा? द नेम ऑफ द रोज। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. मुकुंद कहते हैं कि आपने लिखे हैं लगभग 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क, बहुत सारे आपने स्कॉलरली यानी कि विद्वतापूर्ण आपने काम किए, नॉन फिक्शनल यानी कि गैर काल्पनिक कथात्मक, जिसमें एटलीस्ट कम से कम शायद आपने 200 ऐसे काम 20 आपने ऐसे काम किए 20। तो अम्बर्टो इको रिमाइंड कराते हैं, करेक्ट कराते हैं कि नो, ओवर 40 मेरे वर्क हैं ऐसे। मुकुंद ओवर 40 एक्सक्लेमेशन, और 40 से ऊपर। Among them a seminal piece of work, a seminal piece क्या है? बिगिनिंग से, शुरुआत से, piece of work, और यही उनके आपकी शुरुआत थी इस काम के ऊपर, ऑन सीमियोटिक्स यानी कि सांकेतिक यानी कि लाक्षणिक विज्ञान पर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से कि ओह ही इज द नॉवेलिस्ट, डज दैट बोदर यू? मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं कि जब ज्यादातर लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाता है तो आपने तो 40 के ऊपर ही काम किया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि और उनमें शुरुआत से आपने लिखना शुरू कर दिया था किसके ऊपर? सीमियोटिक्स के ऊपर, यानी कि इस सांकेतिक विज्ञान के ऊपर, लाक्षणिक विज्ञान के ऊपर। और जब ज्यादातर लोग आपसे बारे में बात करें, उनके बारे में, आपके बारे में जब उनसे पूछें कि यार अम्बर्टो इको, अच्छा वो नॉवेलिस्ट, तो जब वो लोग आपको नॉवेलिस्ट ही मानकर हमेशा आपकी आइडेंटिटी ना क्लीन कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं वो एक नॉवेलिस्ट है, ये उन्होंने फाइनली सर्टिफाई भी कर दिया, इस तरह से सब लोग बोल बोल के करते हैं, तो क्या आपको ये बात चिंतित करती है, आपको परेशान करती है कि नहीं यार मैं नॉवेलिस्ट नहीं, कुछ और मेरे नाम से जुड़ना चाहिए था? Yes, because I consider myself a university professor. वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानता हूँ जो कि केवल नॉवल लिखता है संडेज को। इट इज नॉट अ जोक, मजाक नहीं है। मैं आज भी है ना भाग लेता हूँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में बजाय मीटिंग्स ऑफ फैन क्लब्स एंड राइटर्स। मैं आज भी है ना कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता हूँ, उनका हिस्सा बनता हूँ, बजाय इस तरह के राइटर्स के साथ है ना उनके कॉफी क्लब, फैन क्लब में जाकर मिलने से। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एक एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा मानकर, मैं मानता हूँ अपने आप को। बट ओके इफ दे मोस्ट, हाँ लेकिन ठीक है, अगर वो लोग, ज्यादातर लोग मेरे को हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा अम्बर्टो इको वो नॉवेलिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि उन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ मेरा क्या पढ़ा है? नॉवेल्स वाला पोर्शन, है ना? हंसते एंड श्रग्स और कंधे उचकाते हुए कहते हैं आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, और ये चीज मुझे तब समझ में आई यानी कि जब मैंने नॉवेल्स लिखे। आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, यानी कि मैं इसके जरिए एक बहुत बड़े ऑडियंस के तक, यानी कि एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक या श्रोताओं तक पहुंचा हूं, ऑडियंस तक पहुंचा हूं जो कि मेरा लिखा हुआ पढ़ी, जिन्होंने पढ़ा। और आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स एंड विद स्टफ ऑफ सीमियोटिक्स, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर मैं केवल सीमियोटिक्स के ऊपर ही लिखता, लक्षण विज्ञान के ऊपर ही लिखता, तो शायद मैं 1 मिलियन, है ना,
आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, तो शायद मेरे को 1 मिलियन रीडर्स तो ना मिलते कभी भी जो मुझे इसमें मिले नॉवेल्स लिखने पर। ये बात भी सही है। मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही बात मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को लाने के लिए, आपके सामने रखने के लिए कहती है कि अगला क्वेश्चन ये है कि द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवल, इट हैज अ डिटेक्टिव यार्न ऑल्सो, कि द नेम ऑफ द रोज जो है वो बहुत सीरियस नॉवल था, उसमें थोड़ा जासूसी का भी हिसाब किताब था, यानी कि उसमें जासूसी किस्से भी उसमें जुड़े हुए थे एक लेवल तक तो, बट इट ऑल्सो डेल्व्स है ना विद इनटू मेटाफिजिक्स, साथ ही साथ ये है ना खोज करता है उन नॉवेल्स में मेटाफिजिक्स की, यानी कि आध्यात्मिकता की, थियोलॉजी यानी कि धर्म ज्ञान की, एंड मिडाइवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास की। येट इट एंजॉय, तब भी है ना लोगों ने इसको पढ़ के एंजॉय किया, ह्यूज मास ऑडियंस, बड़े लेवल पे। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इन चीजों को सुनकर या जब आपने ये चीज देखी तो क्या आप इससे परेशान हुए, इन चीजों ने आपको कंफ्यूज किया? अंबर्टो कहते हैं नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, नहीं मैं नहीं बल्कि जर्नलिस्ट पजल्ड होते हैं मेरे इस तरह से, मेरे साथ जो हुआ उससे जर्नलिस्ट पजल्ड हुए, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी पब्लिशर्स भी। एंड दिस इज बिकॉज, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट हमेशा यही मानते थे कि लोगों को फालतू की चीजें पढ़ना पसंद है और उन्हें डिफिकल्ट और सीरियस रीडिंग पढ़ना पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ सिंपल सुपरफिशियल वे लेवल पर एक तरह की हल्की फुल्की चीजें दो पढ़ने के लिए, जिससे पढ़कर वो खुश हो जाए, उनको सीरियस कंटेंट मत दो पढ़ने के लिए, ऐसा मानते हैं कौन? पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट। अब कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, अब वो कहते हैं कि मान लो कि इस पूरे प्लेनेट पर 6 बिलियन पीपल हैं, 6 अरब की जनता इस पर निवास करती है। नेम ऑफ द रोज है ना बिका लगभग 10 से 15 मिलियन लोगों के बीच में, 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी, यानी कि लगभग 1.5 करोड़। 10 मिलियन इजिकल टू 1 मिलियन इजिकल टू 1 लाख, और 10 मिलियन इजिकल टू लगभग 1 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ मान लो वो कहते हैं। तो सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। अब 6 बिलियन के बीच में से केवल मैं पहुंचा कितने के पास? केवल 1.5 करोड़ लोगों के पास। तो ये एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है, लेकिन इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स ना हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये 1.5 करोड़ वो लोग थे जो कि इजी एक्सपीरियंस पढ़ना नहीं चाहते थे, इजी कंटेंट पढ़ना नहीं चाहते थे, वो सीरियस कंटेंट पढ़ना चाहते थे जो कि गहराई में ले जाके बताया जाता है, और इसके पहले ही दूसरे लोग अपोजिट चलते थे, और एटलीस्ट है ना डोंट ऑलवेज वांट दिस, भाई हमेशा भी नहीं पढ़ना चाहते थे और उनको इजी एक्सपीरियंस पढ़ना भी नहीं था। आई माई सेल्फ एट 9 PM, और मैं भी जैसे, अब वो अपनी आदत भी बताते हैं कि मैं भी जैसे रात को 9 बजे डिनर के बाद है टेलीविजन देखना पसंद करता हूँ, या तो मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को मैं देख लेता हूँ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। आई एंजॉय इट, मैं इसको एंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन हमेशा तो नहीं देख सकता ना मैं यही 2 सीरियल, पूरे दिन भर 24 घंटे यही देखता रहूं, नहीं। इसी तरह से वो यानी हार्ड और डिफिकल्ट कंटेंट भी लोगों को पसंद आता है, हमेशा वो आसान कंटेंट हर बार नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। मुकुंद, could the huge success of the novel has anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? पूछते हैं कि वो इतनी विशाल सफलता जो आपको है ना उस नॉवेल की मिली, किसकी? द नेम ऑफ द रोज की, तो क्या उसका है ना उस पीरियड से भी लेना देना है जिस पीरियड में आपने उसको लिखा था और उस समय वो फेमस हुआ? यहां पर वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दैट्स पॉसिबल, कि ये संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर, लेकिन मैं आपको एक कहानी और बताऊं, क्योंकि ये ना आई ऑफन टेल स्टोरीज ना लाइक अ चाइनीज वाइस मैन, क्योंकि मैं अक्सर वो चाइना के वाइस मैन की तरह ना कहानियां सुनाता हूँ, एक के बाद एक रिलेटेड, एक में एक दूसरी कहानियां जुड़ी रहती हैं।
माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने मुझसे कहा था कि है ना, शी लव्ड ना माई बुक, उसे मेरी किताब बहुत पसंद आई, एंड शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज, और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि 3000 से ज्यादा कॉपियां मेरी बिकेंगी। इसी किसी भी एक कंट्री में जहां पर कोई भी ऐसा आज तक कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन नहीं पढ़ता, यानी कोई भी वहां पर ऐसा नहीं है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज। तो मेरे को ना उन 3000 कॉपीज का एडवांस पेमेंट कर दिया गया, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, और अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में ही 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई, जिसकी कि उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उनका एक्सपीरियंस किसी और तरह से था, उन्होंने उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला कि ज्यादा से 3-5 हजार कॉपियां बिकेंगी, लेकिन वहां तो 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। A lot of books have been written about the medieval past before mine, और अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरे से पहले भी काफी सारी किताबें, ढेर सारी किताबें जो है मेरे से पहले लिखी गई हैं उस मेडाइवल पीरियड के लिए, मेरे से पहले, बिफोर मी, ठीक है ना। और मैं मानता हूं कि जो सफलता थी उस किताब की वो एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। Nobody can predict it, और इस तरह की सफलता कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पहले से पूर्वानुमानित नहीं कर सकता, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता और ना ही भविष्यवाणी कर सकता है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज है ना 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, कि मान लो अगर मैंने वही नॉवल 10 साल पहले लिखा होता या जिस समय लिखा है उसके 10 साल बाद वाले पीरियड में लिखा होता, इट वुडंट हैव बीन द सेम। तो ये सफलता ऐसी की ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। Why it worked at that times is a mystery, और क्यों ये उस समय काम कर गई और उस समय ये इतना जबरदस्त तरीके से सफल हुई, ये एक रहस्य है। अब रहस्य सिर्फ इतना सा ही है कि भाई कोई भी चीज होती है समय के अनुसार काम करती है। किसी मूवी को ले ले, अब आज से सन 75 में अगर कोई मूवी बनी होगी, वो उस समय उस जमाने के हिसाब से सुपर डुपर हिट हुई, तो वो उस समय के हिसाब से बनी हुई मूवी थी। अब अगर आप सोचो कि सन 75 यानी कि 75 की मूवी का जो कंटेंट था, वो जो जिस तरह से वहां पे मूवीज को प्रेजेंट किया जाता था, द सेम प्रेजेंटेशन विद द सेम कंटेंट, इफ वी, अगर हम आज की तारीख में, इफ वी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज की तारीख में प्रेजेंट करें दूसरों के सामने, तो आपको क्या लगता है कि वैसी की वैसी मूवी आज के टाइम पे सफल होगी, सक्सेसफुल होगी? नो, नेवर। समय अलग था, समय काम कर गया, आज का समय अलग है, आज का समय अलग तरह से वर्क करेगा। That's all students, thank you.